नमस्ते सभी को। आई एम रतन सिंह देवड़ा, इंग्लिश लेक्चरर। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट क्लॉज। देखिए क्लॉज क्या होते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडजेक्टिव क्लॉज, और एडजेक्टिव क्लॉज का टॉपिक है रिलेटिव क्लॉज। अब रिलेटिव क्लॉज क्या होते हैं? रिलेटिव क्लॉज इज वन काइंड ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज एक ऐसे स्वतंत्र क्लॉज होता है। इट हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब। इसमें अपना खुद का सब्जेक्ट और वर्ब होती है, बट लेकिन इट हाँ कैन नॉट स्टैंड अलोन एज ए सेंटेंस। लेकिन ये पूर्णतः एक सेंटेंस के रूप में नहीं होता है। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, जो प्रिंसिपल क्लॉज, जो मुख्य क्लॉज होता है, उसके साथ में अटैच होता है। हाँ, ए रिलेटिव क्लॉज दैट आर अटैच टू एन अनेक्टेड एंटीसीडेंट्स बाय ए रिलेटिव प्रोनाउन। और जो एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं, रिलेटिव क्लॉज का पार्ट है, इसमें जो पूर्व पद है उसके साथ में, जैसे हु है, हुम है, विच और दैट और वाई, इस प्रकार के शब्दों के साथ ये जुड़े हुए होते हैं। अब देखते हैं इनका क्या यूज है। नेक्स्ट देखते हैं यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। अब जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं उनका किस प्रकार हमारे उपयोग होता है, उनको सेंटेंस में हम कैसे लिखेंगे। जैसे पहला शब्द है हु का मीनिंग होता है जो, जिसने। ये रिलेटिव रिलेट्स टू पीपुल। ये किसको रिलेट करता है? ये लोगों को रिलेट कर रहा है, सब्जेक्ट्स को रिलेट करता है हु। और देखिए इसमें दो प्रकार के सेंटेंस होता है, एक तो प्रिंसिपल सेंटेंस और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट सेंटेंस। तो जिसमें आई नो मिस्टर शर्मा, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, और दूसरा ही टीचेज यू इंग्लिश, ये इसका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्योंकि जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो अपने आप में स्वतंत्र होता है और उसका अर्थ पूर्ण होता है। अब देखिए ये ही टीचेज यू इंग्लिश, ये सेंटेंस है जो आप प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड करेगा, तभी इसका मीनिंग बन पाएगा, अन्यथा ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, पूर्ण नहीं है। अब इसको किस प्रकार लिखेंगे, वापस देखिए हु का प्रयोग करते हुए। हाँ, इसका एक पैटर्न होता है। जैसे सबसे पहले हम प्रश्न का यूज करते हैं, उसके बाद में फिर हु का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट और वर्ब, इस तरह लिखा जाएगा। तो ये पहला है आई नो मिस्टर शर्मा, मैं मिस्टर शर्मा को जानता हूँ। ही टीचेज यू इंग्लिश, जो आपको इंग्लिश पढ़ाता है। अब इसमें हमें हु का प्रयोग करते हुए वापस एक सेंटेंस का निर्माण करना है, एडजेक्टिव क्लॉज का निर्माण करना है। तो ये इस प्रकार बनेगा, आई नो मिस्टर शर्मा, हाँ, हु टीचेज यू इंग्लिश। तो ये इस प्रकार अभी हमारे पास दो सेंटेंस अलग अलग थे, एक प्रिंसिपल क्लॉज था और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज था। उन दोनों को हमने जोड़ करके एक इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया है, आई नो मिस्टर शर्मा हु टीचेज यू इंग्लिश, कि मैं मिस्टर शर्मा को जानता हूं जो आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं। द बॉय इज स्टैंडिंग देयर, ही इज माई ब्रदर। तो द बॉय, अब इसको किस तरह लिखेंगे, देखिए द बॉय इज स्टैंडिंग देयर, वह लड़का जो खड़ा है, ही इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। इस प्रकार लिखा जाएगा, द बॉय हु इज माई ब्रदर इज स्टैंडिंग देयर। हाँ, क्योंकि इसमें अब दोनों सेंटेंस को हमने कॉम्प्लेक्स बनाया, जोड़ा है। तो द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर, वह लड़का जो खड़ा है। अब दूसरा जो इसका डिपेंडेंट क्लॉज है वो किससे जुड़ा हुआ है, इसका सब्जेक्ट ही है। इसका हमें वापस सेंटेंस में यूज नहीं करना है, और फिर दोनों सेंटेंस को मिक्स करते हुए लिखा जाएगा कॉम्प्लेक्स के रूप में, द बॉय हु इज माई ब्रदर इज स्टैंडिंग देयर। इसी तरह है, आई मेट रमेश, ही सेल्स वेजिटेबल्स। आई मेट रमेश, मैं रमेश से मिला, ही सेल्स वेजिटेबल्स, जो सब्जियां बेचता है। तो आई मेट रमेश। अब हु का प्रयोग करेंगे तो ये ही का वापस हमें नहीं प्रयोग करना है। हु सेल्स वेजिटेबल्स, हाँ, आई मेट रमेश हु सेल्स वेजिटेबल्स, मैं
रमेश से मिला जो, अब इसका मीनिंग क्या हुआ, मैं रमेश से मिला जो सब्जी बेचता है। इसी तरह द वमन इज एन इंजीनियर शी लिव्स इन ए सोसाइटी, वह महिला जो एक इंजीनियर है वह सोसाइटी में रहती है। तब देखिए यहां पर द वमन ये नाउन है हमारे पास में, और इसी को ये सेंटेंस इसी को बता रहा है कि वो सोसाइटी में रहती है। तो ये जो सी वर्ड है ये किसके लिए आया हुआ है, द वमन के लिए है, और हमें हु का प्रयोग करना है, तो हमें सी का प्रयोग नहीं करना होगा। वापस इसको इसे लिखेंगे, द वमन हु lives in a society is an engineer। तो ये हो जाएगा वह महिला जो सोसाइटी में रहती है एक इंजीनियर है। तो द वमन हु लिव्स इन ए सोसाइटी इज एन इंजीनियर। तो ये वापस अब दोनों हु का प्रयोग करते हुए हमने जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज था ये, और दूसरा जो इसका डिपेंडेंट क्लॉज है, इन दोनों को बना करके वापस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रूप में लिखा है। अब ये इस प्रकार हु का प्रयोग था। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर दूसरा वर्ड है हुम, और जिसका मीनिंग होता है जिसे, जिसको, और ये रिलेट टू पीपल और रिलेट टू ऑब्जेक्ट। ये किसको, ऑब्जेक्ट को, ये किसको रिलेट करेगा, जो ऑब्जेक्ट है उसे ऐड करने को, जोड़ने का काम करेगा ये कौन, हुम। जैसे इसका पैटर्न होता है सब प्रश्न प्लस हुम का प्रयोग फिर सब्जेक्ट और वर्ब इस रूप में। जैसे एक पहला एग्जांपल दे रखा है, सी इज द वमन, वह महिला, सी इज द वमन, हाँ सी इज द वमन, वह महिला है, आई मेट इन न्यू दिल्ली, मैं उसे न्यू दिल्ली के अंदर मिला था। तो सी इज, इसको इस प्रकार लिखेंगे, सी इज द वमन हुम आई मेट इन न्यू दिल्ली, यह वही महिला है जिसे मैं नई दिल्ली के अंदर मिला था। तो ये इस प्रकार दो सेंटेंस अलग अलग थे अभी। सी इज द वमन आई मेट इन न्यू दिल्ली, जिसे मैं दिल्ली में मिला था। अब ये अभी दोनों, ये प्रिंसिपल क्लॉज और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, इनको मिक्स बना करके जोड़ करके क्या बनाया हुआ है, एक प्रिंसिपल क्लॉज बना है इस प्रकार कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। हाँ, दिस इज ए बॉय, अब देखिए ये है दिस इज ए बॉय, आई वांट टू सी हिम। अब इसको हमें किसके, हुम के द्वारा जोड़ते हुए इसको वापस यूज करना है। तो दिस इज द बॉय, दिस इज ए बॉय whom I want to see। अब ये वापस जो हिम है इसका प्रयोग वापस नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर जो हुम शब्द है ये ऑब्जेक्ट को इंगित करता है, और हुम आने की वजह से वापस हिम का प्रयोग हमें ऑब्जेक्ट का नहीं करना है। तो ये इस प्रकार लिखा जाएगा, दिस इज ए बॉय हुम आई वांट टू सी, यह वही लड़का है जिसे मैं देखना चाहता हूं, मिलना चाहता हूं। नेक्स्ट देखिए, दैट इज ए गर्ल आई वांट टू टॉक विथ हर, यह वही लड़की है, यह वह लड़की है, आई वांट टू टॉक विथ हर, जिसे मैं बात करना चाहता हूं। तो ये इस प्रकार हो जाएगा, दैट इज ए गर्ल whom I want to talk with। अब इसमें वापस ये हर ऑब्जेक्ट है, इसको वापस नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने whom का प्रयोग कर दिया है ऑब्जेक्ट को बताने के लिए। तो दैट इज ए गर्ल, वह एक लड़की है, whom I want to talk with, जिसे मैं बात करना चाहता हूं। ये इस प्रकार whom का प्रयोग करते हुए सेंटेंस का निर्माण हुआ है। इसी तरह आई नो द मैन, मैं उस व्यक्ति को जानता हूं, ही इज स्टैंडिंग अप नियर बस स्टेशन, जो बस स्टेशन के पास खड़ा है। तो ये इस प्रकार लिखा जाएगा, आई हाँ नो द मैन whom, I know the man whom
अब वापस ये ही, इसको वापस नहीं लिखेंगे, इसके स्थान पर whom is standing up near बस स्टेशन। तो आई नो द मैन whom इज स्टैंडिंग अप नियर बस स्टेशन। मैं उस व्यक्ति को जानता हूं जो कहां पर खड़ा है, जो बस स्टेशन के पास खड़ा है, जिसको मैं जानता हूं। तो आई नो द मैन whom इज स्टैंडिंग अप नियर बस स्टेशन। तो ये इस प्रकार रिलेटिव प्रोनाउन का दूसरा वर्ड whom, जिसका अभी हमने प्रयोग करता पढ़ा है, जिससे या जिसको इसका मीनिंग होता है और ये ऑब्जेक्ट को शो करने के लिए लिखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हुज का मीनिंग। ये रिलेटिव प्रोनाउन का तीसरा वर्ड है हुज। हुज का मीनिंग होता है जिसका, जिनका, जिनकी, जिसकी, इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं ये पोजेशंस को शो करता है। किसको? रेफर्स टू पोजेशन। पोजेशन यानी अपनी संपत्ति, प्रॉपर्टी को शो करता है, पोजेशंस को, स्वामित्व को बताता है। जिससे पैटर्न बनेगा प्रश्न प्लस हुज प्लस थिंग्स प्लस वर्ब और आगे सेंटेंस इस रूप में। तो देखिए दिस इज ए बॉय, आई बोरोड हिज बुक। अब ये सेंटेंस है, ये दिस इज ए बॉय, ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। आई बोरोड हिज बुक, मैंने उसकी किताब ली। अब ये कौन है, किसकी किताब ली है, इसके बारे में नहीं बता सकते, तो ये मुख्य क्लॉज है दिस इज ए बॉय। अब इसके साथ में हमें इस सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ना है और किसका प्रयोग करते हुए? हुज का। अब देखते हैं किस तरह लिखा जाएगा। दिस इज ए बॉय हुज। अब देखिए इसमें ये जो हमारा सेंटेंस है आई बोरोड हिज बुक, इसमें कौन सा वर्ड है जो रिलेटिव को बता रहा है? तो ये जो हिज वर्ड है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसको हम हटाएंगे और पीछे बचा है जो हुज बुक, आई बोरोड। तो ये इस प्रकार लिखा जाएगा दिस इज ए बॉय हुज बुक, वह एक लड़का है जिसकी पुस्तक मैंने उधार ली है। तो दिस इज ए बॉय हुज बुक आई बोरोड। नेक्स्ट देखिए है दिस इज ए बॉय, दिस इज ए बॉय हुज बुक आई बोरोड। इसका सॉल्यूशन ये कर रखा है दिस इज ए बॉय हुज बुक आई बोरोड। अब देखिए नेक्स्ट है ही इज ए मैन, आई रेस्पेक्ट हिज ओपिनियन, वह एक व्यक्ति है, आई रेस्पेक्ट मैं सम्मान करता हूं हिज, उसके मत का। तो यहां पर रिलेटिव वर्ड्स है हिज, इसका हम प्रयोग वापस सेंटेंस में नहीं करेंगे। तो इस प्रकार लिखा जाएगा ही इज ए मैन whose opinion I respect। तो ये देखिए एडजेक्टिव क्लॉज है जिसको हम प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ते हुए एक नया सेंटेंस का निर्माण कर रहे हैं, जिसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ही इज ए मैन हुज ओपिनियन आई रेस्पेक्ट। इसी तरह नेक्स्ट है शी इज द स्टूडेंट हर हैंडराइटिंग इज बेस्ट इन माई क्लास, यह वह विद्यार्थी है जिसकी हैंडराइटिंग क्लास में सबसे अच्छी है। तो यहाँ जो इसमें देखते हैं कौन सी, इसमें तो हमें चेंज करना है नहीं। अब जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है इसी में हमें बदलाव करना है। तो यहाँ जो हर शब्द है ये रिलेशन को शो कर रहा है, तो इसके स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? हुज का। तो लिखेंगे इस तरह शी इज द स्टूडेंट whose handwriting is best in my class। she is the student whose handwriting is best in my class। तो ये इस प्रकार whose का प्रयोग ये रिलेटिव पोजेशंस को शो करता है और इसमें जो रिलेटिव वर्ड्स होते हैं उनके स्थान पर हमें whose का प्रयोग करते हुए वापस सेंटेंस का निर्माण करना है। देखिए आगे है which का प्रयोग, जिसका, जिसकी, जिसके। अभी हमने पढ़ा था whose, ये पोजेशंस को शो कर रहा है, लेकिन जो which इसका जो समानार्थी वर्ड है ये रिलेट टू एनिमल्स, ये जानवरों के बारे में बताता है, ये ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है, और फिर लाइफलेस थिंग्स जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनके बारे में,
और एनिमल्स के बारे में हमें ये जानकारी देगा। कौन? विच का प्रयोग। अब इसमें देखिए माय सन एग्जांपल के द्वारा समझते हैं इसको। तो माय सन बॉट ए टेस्ला, ये टेस्ला इट इज हिज फेवरेट कार, ये उसकी पसंदीदा कार है। तो यहाँ माय सन बॉट ए कार, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, पूरा अपने आप में एक पूर्ण है। अब डिपेंडेंट कौन सा है? ये है इट इज हिज फेवरेट कार, यह उसकी पसंदीदा कार है। अगर केवल ये सेंटेंस है तो अपने आप में पूर्ण अर्थ दे रहा है कि मेरा बेटा है जिसने टेस्ला खरीदी है। अब ये उसकी पसंदीदा कार है, ये उसका डिपेंडेंट क्लॉज है, और हमें इन दोनों को मिक्स करते हुए सेंटेंस का निर्माण करना है। और हमें किसका प्रयोग करना है? विच का। हाँ, तो इस प्रकार लिखा जाएगा माई सन बॉट ए टेस्ला। अब ये इट इज हिज, ये पूरा हमें नहीं लिखना है, विच इज हाँ फेवरेट कार। FAVOU है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है। तो ये FAVOURIT फेवरेट कार। तो माय सन बॉट ए टेस्ला विच इज हिज फेवरेट कार। तो यहां पर ये इट को प्रयोग करते हुए हिज, ये उसकी पसंदीदा कार है। तो माय सन बॉट ए टेस्ला विच इज हिज फेवरेट कार। अब देखिए है दूसरा है माय प्रीशियस ब्लू लैंप वाज ब्रोकन, मेरे पास एक बहुमूल्य नीले कलर का लैंप था जो टूट चुका है। इट वाज इन द रूम, जो कमरे में है, कमरे में था। तो इसको अभी किससे जोड़ेंगे? ये क्योंकि प्रीशियस ब्लू लैंप ये एक थिंग्स है, ऑब्जेक्ट को बता रहा है। तो इस प्रकार लिखा जाएगा माई प्रीशियस ब्लू लैंप, इसके साथ ही हमें जोड़ना विच वाज इन द रूम वाज ब्रोकन। वाज ब्रोकन, तो इसका मीनिंग हो गया मेरे पास जो बहुमूल्य लैंप है जो कमरे में पड़ा था, वाज ब्रोकन टूट चुका है। तो यहां पर देखिए हमें विच का प्रयोग करने के लिए कौन सा वर्ड हटाना पड़ा? तो यह है जो इट्स जो सब्जेक्ट के रूप में आ रहा था, इसको हमें वापस रिमूव करना पड़ा था सेंटेंस में लिखने के समय। इसी तरह दूसरा है दिस इज द केक, दिस इज द केक मैरी मेड इट, जिसे मैरी ने बनाया है। यह वो केक है जिसे मैरी ने बनाया है। अब देखिए इसको किस प्रकार लिखेंगे? दिस इज द केक विच मैरी मेड। अब वापस हमें इट को रिपीट नहीं करना है, क्योंकि इट के स्थान पर हमने कौन सा वर्ड यूज ले लिया है? विच का प्रयोग किया है। तो ये इस प्रकार हो गया दिस इज द केक विच मैरी मेड। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं द बुक गैव मी मोहन, वह पुस्तक जो मुझे मोहन ने दी है, इट इज योर्स, ये तुम्हारी है। तो ये इस प्रकार लिखा जाएगा, हमें किसका प्रयोग करेंगे? विच का। हाँ, तो द बुक, हाँ विच gave me मोहन is yours। द बुक विच gave me मोहन, वह पुस्तक जिसे मोहन ने मुझे दिया है, is yours, तुम्हारी है। तो यहां पर हमें विच के स्थान के लिए हमें इट का प्रयोग है जो नहीं करना पड़ा सेंटेंस में दोबारा। तो ये इस प्रकार विच का प्रयोग था कि हमें रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर जो वर्ड्स हो रखे हैं WH वर्ड्स, उनके स्थान पर कौन से वर्ड कटेंगे और उनके स्थान पर कौन से वर्ड्स लिखे जाएंगे। तो ये इस प्रकार एक प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो प्रमुख वाक्य है और उपवाक्य को जोड़ करके हमें एक मिश्रित वाक्य का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट देखिए व्हेन, व्हेन का अर्थ होता है जब और जिस समय। ये रेफर किसको करता है? टाइम को रेफर कर रहा है, टाइम को शो करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? व्हेन का। हाँ, अब देखिए एग्जाम्पल है इट वॉज मिडनाइट द थीफ एंटर्ड द हाउस,
इट वॉज मिडनाइट, इसको इस पर लिखा जाएगा इट वॉज मिडनाइट when the thief entered द हाउस। अब ये किसको शो कर रहा है, समय को, तो ये मिडनाइट जो टाइम हमारा दे रखा है, इसी टाइम के जस्ट साथ में किसका प्रयोग करेंगे, व्हेन का। तो इट वाज मिडनाइट व्हेन द थीफ एंटर्ड द हाउस, ये वही समय है, ये अर्धरात्रि का समय था जब चोर ने मकान में प्रवेश किया। इसी तरह वी वेंट ऑन ए पिकनिक, इट वाज संडे, तो इसको इस प्रकार लिखना हमें, इट वाज संडे when we on a picnic। हाँ, इट वाज संडे when we went on a picnic, यह संडे था, रविवार था जब हम पिकनिक पर गए। इसी तरह दूसरा आगे सेंटेंस है, इट वाज 2020 माय ब्रदर मदर गेव मी ए मोबाइल। तो ये समय क्या दे रखा है, 2020 है, जिसके बाद में हमें किसका प्रयोग करना है, व्हेन का। तो ये इस प्रकार लिखा जाएगा, इट वाज 2020 when my mother gave me a mobile। तो ये इस प्रकार दो सेंटेंस को जोड़ा गया है इसके माध्यम से, व्हेन कनेक्टिव्स के द्वारा। ये रिलेटिव प्रोनाउन का वर्ड है व्हेन। आगे देखिए, 1947 वाज द ईयर इंडिया वॉन फ्रीडम देन। अब इसमें हमें व्हेन का प्रयोग करेंगे, तो ये देन शब्द को वापस नहीं लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा इन। हाँ, 1947 was the year when India won freedom। हाँ, 1947 was the year when India won freedom। 1947 का समय वर्ष जब भारत आजाद हुआ। तो ये इस प्रकार हमें समय के साथ में किसका प्रयोग करना है, व्हेन का। ये रिलेटिव प्रोनाउन का वर्ड्स था, व्हेन का यूज। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर। वेयर यानी जहां। वेयर का मीनिंग क्या होगा, जहां। ये स्थान से बिलोंग करता है, रेफर्स टू प्लेस। ये किसको इंगित कर रहा है, प्लेस को शो करने के लिए, प्लेस को बताने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, वेयर का। जैसे एग्जांपल है, दिस इज द टेम्पल लॉर्ड शिवा वाज वर्शिप्स देयर। तो यहाँ पर अब यह वह स्थान, वह वह मंदिर है, हाँ, लॉर्ड शिवा वाज वर्शिप देयर, जहां भगवान शिव की पूजा होती थी। तो ये हो जाएगा इस प्रकार, दिस इज द टेम्पल ये क्योंकि स्थान टेम्पल है, इसी के साथ हमें वेयर का प्रयोग करना है, वेयर लॉर्ड शिवा वाज वर्शिप्ड। हाँ, देखिए ये सेंटेंस मिस्टेक है, लॉर्ड शिवा इज पढ़ना हमें, तो यहां पर भी वाज के स्थान पर हमें इज का प्रयोग करना है। हाँ, दिस इज द टेम्पल वेयर लॉर्ड शिवा इज वर्शिप, यह वह मंदिर है जहां भगवान शिव की पूजा होती है। इसी तरह होगा, दिस इज द स्कूल, यह वह स्कूल है, आई स्टडीड फॉर 5 ईयर दैश, जहां मैं 5 वर्ष तक पढ़ा था। तो इस प्रकार लिखा जाएगा, दिस इज द स्कूल वेयर
स्टडीड फॉर 5 years। फिर यहां पर इस देयर को रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसके स्थान पर हमें वेयर का यूज हो गया है। अब देखिए इसी तरह नेक्स्ट है, कैन यू शो मी द शॉप। क्या तुम मुझे उस शॉप के बारे में बता सकते हो, दिखा सकते हो। यू परचेज कार देयर, जहां से तुमने कार खरीदी थी। तो यहां पर हमें किसका प्रयोग करना है, वेयर का। तो ये इस प्रकार हो जाएगा, कैन यू शो मी द शॉप वेयर यू परचेज कार। तो ये इस प्रकार सेंटेंस, इसमें भी हमने किसको छोड़ा है, देयर को, क्योंकि ये स्थान को बता रहा है तो हमने उसके स्थान पर वेयर का प्रयोग करके सेंटेंस को बना दिया है। तो कैन यू शो मी द शॉप वेयर, क्या तुम मुझे दुकान वो दिखा सकते हो जहां यू परचेज कार, जहां से तुमने कार को खरीदा है। तो ये इस प्रकार, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज था और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज था, इसको जोड़ा है। हाँ, दिस इज द हाउस माई सन वाज बॉर्न, यह वही मकान है मेरा बेटा का जन्म हुआ। तो ये हो जाएगा इस प्रकार, दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस वेयर, वेयर। अब यहां पर देखिए, माई सन वाज बॉर्न। तो दिस इज द हाउस वेयर माई सन वाज बॉर्न, यह वही मकान है जहां पर मेरे बेटे का जन्म हुआ था। तो ये इस प्रकार दो सेंटेंस थे जिनको हम वेयर के द्वारा, वेयर किसको इंगित करता है, शो करता है ये प्लेस के बारे में। तो जहां पर भी प्लेस है उस स्थान के साथ में, उसके साथ में हमें किसका प्रयोग करते हुए सेंटेंस का निर्माण करना है, वेयर का। अब देखिए आगे कौन सा है, व्हाट। हाँ, व्हाट जो रेफर्स टू थिंग, ये किसको शो करता है, ये थिंग्स वस्तुओं के बारे में बताने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हमें, व्हाट का। जैसे अगर मान लीजिए हमने इस प्रकार का सेंटेंस दे रखा और उसके बिगिनिंग में ही, शुरुआत में ही ब्लैंक दे रखी है, तो फिर उसके पहले व्हाट का यूज होगा। जैसे हाँ, कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज में है। तो व्हाट कैन बी क्योर्ड, जिसका इलाज नहीं हो सकता है, मस्ट बी एंड्योर्ड, जिसको सहन ही करना होता है, अर्थात जिसका कोई इलाज नहीं है उसको सहन करना होता है। तो ये इस प्रकार, इसके शुरुआत में अगर कोई ब्लैंक दे रखी है और वहां पर हमें यूज करना है रिलेटिव प्रोनाउन का, तो वाज का प्रयोग करेंगे व्हाट का। इसी तरह देखिए, गिव हिम ही डिमांड्स, उसे दीजिए, ही डिमांड्स वह मांगता, वो उसकी डिमांड है उसे पूरा कीजिए। ये इस प्रकार हो जाएगा, गिव हिम व्हाट ही डिमांड्स। हाँ, गिव हिम व्हाट ही डिमांड्स, उसे दीजिए जो उसकी डिमांड है, जो उसकी डिमांड है उसे दीजिए, पूरा कीजिए। प्लीज टेल मी यू नीड, कृपया मुझे बताइए यू नीड, आपकी आवश्यकताएं क्या है। तो ये इस प्रकार हो जाएगा, प्लीज टेल मी व्हाट नीड, व्हाट यू नीड, तुम क्या चाहते हो कृपया मुझे बताइए। तो ये इस प्रकार व्हाट का प्रयोग करते हुए हमने एक एडजेक्टिव का निर्माण किया है। इसी तरह आई शैल गिव यू, आई शैल गिव यू यू लाइक, मैं तुम्हें दूंगा यू लाइक, जो तुम्हें पसंद है। तो ये इस प्रकार हो जाएगा, आई शैल गिव यू व्हाट यू लाइक। तो आई शैल गिव यू व्हाट यू, आई शैल गिव यू व्हाट यू लाइक, मैं तुम्हें दूंगा जो तुम्हें पसंद है। तो ये इस प्रकार व्हाट के द्वारा हमें वस्तुओं के बारे में बताना हो तो हमने व्हाट का प्रयोग किया, जिसका मीनिंग होता है जो। अब देखिए आगे का, वाई इज, वाई का मतलब क्यों। अब क्यों से, क्योंकि अब इसमें दो सेंटेंस दे रखे होते हैं, एक रीजन का और दूसरा इसका आंसर होता है। तो हमें क्यों
या की का प्रयोग करना है टू इंडिकेट रीजन। ये किसको शो करता है? ये कारण बताने के लिए, कारण बताने के लिए हमें किसका प्रयोग करेंगे? वाई का। अब देखिए, दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन ही डिड नॉट कम। हाँ, यह कारण है कि वह नहीं आया, तो ये हो जाएगा दिस इज द रीजन वाई ही डिड नॉट कम। दिस इज द रीजन वाई ही डिड नॉट कम, यही वो कारण है कि वो क्यों नहीं आया। तो ये इस प्रकार हम रीजन के जस्ट बाद में किसका प्रयोग करेंगे? वाई का, और फिर जो नेक्स्ट सेंटेंस है उस डिपेंडेंट क्लॉज उसको हम प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जोड़ेंगे। इसी तरह होगा दिस इज द रीजन आई कॉल यू, तो ये हो जाएगा दिस इज द रीजन वाई आई कॉल्ड यू। हाँ, दिस इज द, यही वो कारण है जिससे मैंने तुम्हें बुलाया है। तो ये इस तरह, डिड दे टेल यू द रीजन दे वर लेट, क्या वो तुम्हें कारण बता सकते हैं कि वो क्यों लेट हुए? तो ये इस तरह हो जाएगा डिड दे टेल यू द रीजन वाई दे वर लेट। हाँ, और फिर ये क्वेश्चन मार्क। हाँ, तो डिड दे टेल यू, क्या तुम्हें वो बता सकते हैं, बता सकते थे द रीजन, कारण वाई दे वर लेट, कि वो लेट क्यों हुए, क्या वो तुम्हें कारण बता सकते थे कि वो लेट क्यों हुए? तो इस प्रकार हमें वाई का प्रयोग करके हुए सेंटेंस को दोबारा लिखना है। अब देखिए, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड द रीजन, तो इन सभी में जो रीजन वर्ड्स दे रखा होगा उसी के समय साथ में किसका प्रयोग करना है? वाई का। हाँ, देवर सॉरी रूड। I could not understand the reason why they were so rude। मैं नहीं समझ पा सकता कि क्या कारण है कि वो इतने रूड हैं, सख्त हैं। तो ये इस प्रकार हमें वाई का प्रयोग करते हुए हमें एक रिलेटिव क्लॉज को संपन्न करना, कि दो सेंटेंस होते हैं जो प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, उनको वापस जोड़ते हुए किसके माध्यम से? रिलेटिव क्लॉज के द्वारा उनको सेंटेंस को वापस निर्माण किया जाता है कॉम्प्लेक्स के रूप में। अब देखिए, दैट, जो, जिसे, जिसका। अब इसका मीनिंग किसके साथ में होता है? देखिए, जहां पर भी हु है, हु के साथ में भी इसका प्रयोग हो सकता है, हुम के साथ में भी, और हुज के साथ में भी, और विच के साथ में भी। ये जो वर्ड्स हैं जहां ये यूज होने हैं वहां पर हम दैट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं उसके लिए कुछ शर्त है। जैसे रिलेट टू पीपुल, जहां लोगों की बात हो, एनिमल्स जहां वस्तु जानवरों की हो, और थिंग्स जहां वस्तुएं हैं, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? हु, हुम, हुज और विच के स्थान पर दैट का। जैसे फर्स्ट है सुपरलेटिव डिग्री यूज बिफोर नाउन, अगर किसी सेंटेंस में नाउन है और नाउन से पहले किसका प्रयोग हो रखा है? सुपरलेटिव डिग्री का, तो वहां पर हमें हु या हुम के बजाय किसका प्रयोग करना है? दैट का। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं, मोहन इज द वाइजेस्ट बॉय, तो ये नाउन है बॉय, और उसके पहले किसका प्रयोग हुआ है? सुपरलेटिव डिग्री का। और फिर ये डिपेंडेंट क्लेज है। हाँ, ये रीड्स पढ़ना है इसे। हाँ, तो मोहन इज द वाइजेस्ट बॉय। अब यहां मोहन इज द वाइजेस्ट बॉय हु रीड्स इन आवर स्कूल, यहां पर भी ये ही है, ही रीड्स इन आवर स्कूल। तो ये इस प्रकार हो जाएगा, मोहन इज द wisest boy that he
रीड्स इन आवर स्कूल। हाँ, दैट के बाद दैट, सॉरी, ये ही को रिपीट नहीं करना, क्योंकि यहां पर ये ही के स्थान पर किसका प्रयोग हो रहा है, दैट का। तो मोहन इज द वाइजेस्ट बॉय दैट रीड्स इन आवर स्कूल। तो यहां पर ये हु का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन इसके रूल्स क्या है कि जहां पर नाउन के पहले अगर सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड है तो वहां पर हु के बजाय किसका प्रयोग करेंगे, हमें दैट का प्रयोग करना है। अब देखिए, अगर ऑप्शन में हमें हु और दैट मिले तो वहां देखेंगे कि अगर नाउन के पहले सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड है तो हमें हु का प्रयोग नहीं करना है और उसके स्थान पर कौन सा प्रयोग करेंगे, दैट का। इसी तरह नेक्स्ट देखिए एग्जांपल है, सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल शी लिव्ड इन अयोध्या। सीता बहुत सुंदर लड़की है जो अयोध्या में रहती है। तो यहाँ पर भी हु का प्रयोग होना है ब्यूटीफुल गर्ल के जस्ट बाद में, लेकिन हमें यहाँ पर हु का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो नाउन है और इसके पहले किसका प्रयोग हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसके बाद साथ में भी हमें दैट का प्रयोग करके लिखना है। तो ये इस प्रकार लिखा जाएगा, सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल दैट lived in अयोध्या। ठीक है, तो सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल दैट, हु के स्थान पर किसका प्रयोग किया है, दैट का। क्यों किया है, क्योंकि ये नाउन है, प्रॉपर नाउन, उसके पहले किसका प्रयोग हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री का। इसलिए जहां पर भी सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड्स और नाउन के पहले, तो वहां पर हमें हु और हुम के बजाय किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। अब देखिए आगे इसके अलावा और भी कुछ रूल्स है दैट में। जैसे इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर मान लीजिए हमारा सेंटेंस क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव है, और वहां हमें हु हुम और दैट में से प्रयोग करना है, तो सीधा डायरेक्टली हम, ये इंट्रोगेटिव है तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। इसी तरह इसको याद रखना है कि जहां इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और वहां हमें हु और हुम या दैट का प्रयोग करना है, तो ऐसे सेंटेंस में क्या प्रयोग करेंगे, दैट। इसी तरह व्हाट इज इट दैट वरीज हर सो मच। कौन सी चिंता है जिस वजह से बहुत चिंतित रहता है, क्या कारण है, हाँ, तो ये हु इज दैट ट्रेवल्स यू, वह कौन है जो तुम्हें परेशान करता है। व्हाट इज इट दैट वरीज हर सो मच, वह कौन है जो तुम्हें परेशान करता है, चिंतित करता है। तो यहां पर ये किसका प्रयोग हुआ है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और वहां हमें हु और हुम के बजाय, हु और हुम के स्थान पर किसका प्रयोग किया है, दैट का। अब देखिए आगे, यूज्ड बिफोर द ब्लैंक्स दीज वर्ड्स। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस दे रखा है और जहां पर ये ब्लैंक दे रखी है और उसके पहले, ब्लैंक से पहले अगर ओनली वर्ड दे रखा है, एनी दे रखा है, सैम दे रखा है, ऑल दे रखा है, नथिंग दे रखा है, नो वन दे रखा है, नोबडी है, एनीबडी है, एनीथिंग है, नन है, या फिर लिटिल वर्ड है, इन सभी के साथ में हमें किसका प्रयोग करना है, दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। सारी चमकने वाली वस्तुएं सोना नहीं होती है। सारी जो चमकने वाली वस्तुएं हैं, तो ये किस वजह से दैट का प्रयोग किया हमने, क्योंकि इस ब्लैंक से पहले कौन सा आया हुआ है, ऑल आया हुआ है। ऑल के अलावा अगर मान लीजिए ओनली भी है, एनी भी है, सैम भी है, नथिंग है, नो वन, नोबडी, एनीबडी, एनीथिंग और नन, लिटिल, ये सारे वर्ड्स हैं, इनमें से कोई भी एक भी वर्ड आ जाए तो हमें वहां पर हु और हुम के बजाय किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, दिस इज द सेम पर्सन, ये वापस आ गया, यहाँ जो ब्लैंक है और उसके पहले क्या है, सेम वर्ड्स हो गए। तो दिस इज द सेम पर्सन दैट यू बीट, यह वही व्यक्ति है जिसे तुमने पीटा था। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होना चाहिए था, हुम का, लेकिन हुम के बजाय किसका यूज हुआ है, दैट का। क्यों, क्योंकि ये सेम वर्ड्स शो हो रहा है इसलिए। अब देखिए नेक्स्ट इसी तरह, इट इज ए पुअर माउस इट हैज ओनली इन हॉल, यही एकमात्र चूहा है जो हॉल में बिल में है। तो यहां पर बाकी सारे निकल चुके हैं इस प्रकार से। तो यहां पर इट इज ए पुअर माउस दैट इट हैज ओनली वर्ड से, ये जो ओनली वर्ड्स है इस वजह से हमने यहां पर किसका प्रयोग किया हुआ है,
दैट का, अन्यथा हु और whom में से हमें प्रयोग करना होता। अब देखिए कुछ और एग्जांपल्स इसी में, जैसे बिफोर द ब्लैंक, अगर मान लीजिए कोई ब्लैंक दे रखी है, खाली स्थान दे रखा है, प्लस उसमें प्रश्न, व्यक्ति और थिंग्स, वस्तुएं का कॉम्बिनेशन हो रखा है एक ही सब्जेक्ट के रूप में, या फिर थिंग्स प्लस प्रश्न है, या पहले वस्तु का नाम है फिर आगे प्रश्न दे रखा है, ये किस में, सब्जेक्ट में होने चाहिए, तब हमें किसका प्रयोग करना है, हु और होम के बजाय दैट का। जिस तरह देखिए द मैन एंड द डॉग, व्यक्ति और कुत्ता। हाँ, अब यहां पर हु नहीं करेंगे, यहां पर लिखेंगे दैट यू सी लिव द नेक्स्ट डोर, जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, दिखाई देते हैं, लिव इन द नेक्स्ट डोर, जो अगले ही दरवाजे पर रहते हैं, मतलब वो व्यक्ति और कुत्ता जो तुमने देखे हैं वो कहां रहते हैं, नेक्स्ट टू द डोर, अगले ही दरवाजे पर। इसी तरह देखो यहां पर तो पर्सन पहले था और फिर थिंग्स बाद में थी, अगर मान लीजिए थिंग्स पहले है द काउ हर्ड और फिर पर्सन है काउ, तो देखिए द काउ हर्ड एंड हिज काउ, यहां पर भी पर्सन और थिंग्स है, तो द काउ हर्ड एंड हिज काउ दैट वी सी वॉकिंग ऑन द ग्राउंड लिव इन दिस विलेज, कह रहे हैं कि हमने काउ हर्ड, ग्वाला और गायों को देखा जो हमारे ग्राउंड में चलते हुए हमने देखा था, वो इसी गांव में रहते हैं। तो ये इस प्रकार देखिए क्या याद रखना है हमें कि पर्सन प्लस थिंग्स अगर साथ में हो सब्जेक्ट के रूप में, तो वहां पर हुम और हु के बजाय हमें दैट का प्रयोग करना है। अब देखिए नेक्स्ट, यूज्ड प्रपोजिशंस इन सेंटेंस, यूज्ड प्रपोजिशंस इन सेंटेंस, अगर सेंटेंस में प्रपोजिशंस आया हुआ है तो भी वहां पर हु और हुम और के स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे। अब देखिए एग्जांपल क्या है, आई नो द मैन, मैं उस व्यक्ति को जानता हूं, यू आर टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में तुम बातें कर रहे हो। तो अब इसमें देखिए यू आर टॉकिंग अबाउट, ये जो अबाउट वर्ड है क्या है, ये प्रपोजिशंस है, तो भी हम किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। होना क्या चाहिए था, हु, लेकिन किस वजह से नहीं आ रहा है, अबाउट की वजह से, तो ये उस पर लिखा जाएगा आई नो द मैन, हाँ, दैट आई नो द मैन दैट यू आर टॉकिंग, आई नो द मैन दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, मैं उस व्यक्ति को जानता हूं जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। तो यहां इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, जिसका, कह रहे हैं कि मैं उस व्यक्ति को जानता हूं जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। इसी तरह आई नो द हाउस ही लिव्स इन, तो यहां पर ये लिव्स के साथ में क्या आया हुआ है, इन प्रपोजिशंस है, तो यहां पर भी हम वेयर का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, दैट का। तो आई नो, आई नो द हाउस विच, यहां पर हाउस है तो ये विच है, विच ही लिव्स इन, मैं उस स्थान को, घर को जानता हूं जिसमें वह रहता है। तो यहां पर हमें सॉरी विच का प्रयोग करना चाहिए था, लेकिन इसमें हमने विच के स्थान पर किसका प्रयोग करना है, दैट का। किस वजह से हो रहा है, क्योंकि यहां पर जो इन है, हाँ, इन की वजह से यहां पर हमें आई नो द हाउस दैट ही लिव्स इन। अब देखिए इसी तरह नेक्स्ट है, दिस इज द स्टोरी आई टोल्ड यू अबाउट, तो यहां पर भी ये अबाउट वर्ड दे रखा है, ये प्रपोजिशंस है, इस वजह से हमें यहां पर भी विच का प्रयोग नहीं करेंगे, तो ये इस तरह हो जाएगा, दिस इज द स्टोरी दैट आई टोल्ड यू अबाउट, तो दिस इज द स्टोरी दैट आई टोल्ड यू अबाउट। तो यहाँ ये अबाउट वर्ड है, इस वजह से दैट का प्रयोग किया हुआ, यहाँ इन है तो यहाँ पर भी दैट का, और यहाँ फिर अबाउट, तो इसका अर्थ हुआ कि किसी भी क्लॉज में अगर प्रपोजिशंस का प्रयोग हुआ है तो वहाँ हु, हुम, विच, हुज, और इनके स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे हम, दैट का। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, तो इस प्रकार ये हमारे जो रिलेटिव प्रोनाउन थे, जो क्लॉज का एक पार्ट है क्लॉज ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव क्लॉज का पार्ट है
रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव क्लॉज, उसका हमने प्रयोग पढ़ा है। ये देखिए आपके ग्रामर का टॉपिक है जहां पर सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वाक्यों को बदलना होता है कि उनको सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में चेंज करना होता है। और प्लस ये कक्षा 10, 11, 12 इन तीनों क्लासेज में ये टॉपिक दे रखा है। अवश्य ही ये टॉपिक हमारा आपको पसंद आया होगा। हाँ, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और बेल के बटन को दबा करके कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।